हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं और उनसे जुड़े हुए मुख्य तथ्यों के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही शुरू हुई, क्योंकि 2002 से लेकर 2007 तक चलती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन फिर जब चुनाव होते हैं 2004 में, तब मनमोहन जी की सरकार बनती है, तो फिर अध्यक्ष बदलेंगे। और 10वीं पंचवर्षीय योजना अपने अभी तक के सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजनाओं में गिनी जाती। मतलब यदि किसी एक योजना को आपको गिनना हो जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर प्राप्त की गई, भले ही वो अपने लक्ष्य से कम वृद्धि दर थी, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि दर अगर किसी योजना में प्राप्त की गई तो वो 10वीं थी। एमके लाइव रिफर कोड अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय किसी भी प्रकार के कोर्स में डिस्काउंट कोड के रूप में यूज करिए, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ऑप्शनल से लेकर जीएस या अदर एग्जाम के लिए भी आप एमके लाइव रिफर कोड यूज कर सकते हैं। 2 दिसंबर को इंडियन इकोनॉमी पर हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, जिसे आप शुरू कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश जीरो से हमारे साथ। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान आई थी। इस पंचवर्षीय योजना में 2 साल का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार का था, तो 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का था। मूल लक्ष्य था सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। मतलब समानता के साथ साथ समता शब्द आया। समता मतलब जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मदद, जिसको कम जरूरत है उसे कम मदद। मॉडल का नाम था व्यापक आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल इसके पहले भी आया है, पर यह कॉम्प्रेहेंसिव था इनपुट आउटपुट मॉडल, क्योंकि जिस तरीके से 1991 के आर्थिक सुधारों को मनमोहन सिंह ने लागू किया था, वही प्रधानमंत्री थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आगत निर्गत मॉडल के आधार पर और भी मजबूती लाने की कोशिश की। तो शुरुआती अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह अध्यक्ष बनेंगे और उपाध्यक्ष थे केसी पंत। उद्देश्य था भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। आर्थिक महाशक्ति का ख्वाब 10वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोगों ने देखना प्रारंभ किया। रोजगार, वो भी कैसे, उच्च गुणवत्ता वाले, जिसमें सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, संगठित क्षेत्र में रोजगारों की बात हुई। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को 16% से या उससे कम करना। दशकीय मतलब पूरे 10 सालों में 16% से कम जनसंख्या वृद्धि दर होनी चाहिए। वैसे 2001 में जनगणना के कारण यह पता चला कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21 से ज्यादा थी, तो उसे 16 तक लाने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लैंगिक अंतराल को कम करना, पुरुष महिला जो गैप है, महिला सशक्तिकरण पर काम करना। सेवा क्षेत्र को और मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि अब सेवा क्षेत्र जीडीपी में अपना योगदान लगातार बढ़ा रहा था। और प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य और इसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में राइट टू एजुकेशन वाला कानून भी लाया गया। अनुमानित लक्ष्य तो 8 का रखा था, बहुत ज्यादा लक्ष्य था, लेकिन फिर भी 7.6 बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जीडीपी हमने 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ाया था, और इसीलिए उस समय नारा दिया गया था गुड फील। भले ही सरकार गिर गई, लेकिन जीडीपी की वृद्धि दर के मामले में यह अभी तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ, और लोगों को लगा कि भारत 2 डिजिट की जीडीपी ग्रोथ रेट भी प्राप्त करने की ताकत रखता है। भारत के इस आर्थिक विकास को सभी देशों ने सराहा, और भारत की इसी कारण से आर्थिक शक्ति बढ़ती चली गई। निर्मल भारत अभियान, सामुदायिक शौचालय की सुविधा को और बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में अफ्रीकी फोकस कार्यक्रम, अफ्रीकी महाद्वीप में भारतीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाना, उनकी मांग उत्पन्न करना, इसे शुरू किया गया।
कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष, मतलब जो कीमतों में उतार चढ़ाव अचानक आ जाता है, किसानों को नुकसान होता था, तो एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया कि अगर कभी भी कीमतें अचानक बहुत ज्यादा घट जाए तो उससे किसानों को मदद दी जा सके। राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि आयोग, स्वामीनाथन आयोग कहते हैं इसे, 2004-2005 का ये जो कृषि आयोग है, ये राष्ट्रीय एग्रीकल्चर कमीशन है जिसने कई प्रकार से कृषि सुधारों के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रथम राष्ट्रीय विदेशी व्यापार नीति 2004, जिसके तहत विदेशों में हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आज उसे मनरेगा कहते हैं पर पहले उसे नरेगा कहा जाता था, 2005 में मनमोहन जी की सरकार ने लाया था रोजगार गारंटी का कानून। विश्व का पहला देश था भारत जिसने रोजगार देने की गारंटी कानूनी रूप में दी थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण को मजबूत किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत निर्माण कार्यक्रम, ताकि ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण हो सके। सरकार ने अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट FRBM लाया गया 2002 में, जिसके कारण सरकार ने अपने मंत्रियों की तादाद को सीमित किया, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश की। बैंकों में जो NPA की समस्या बढ़ रही थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे थे, ऋण की वसूली नहीं हो पा रही थी, तो सारफेसी एक्ट को लाया ताकि बैंकों को अतिरिक्त शक्तियां दी जा सके ऋण की वसूली के लिए। इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई, मतलब राज्यों के विकास दर का भी मापन किया गया। योजना आयोग ने हर राज्य के लिए विकास दर को अलग अलग मापने की बात कही ताकि पता चले कौन सा राज्य बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। यह योजना जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास के या मानव संसाधन के दृष्टिकोण से भी काफी सफल योजना मानी जाती है। इस दौरान भारत का विकास कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी कांग्रेस, सब ने बेहतर तरीके से करके दिया था। क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2008 में अंतरराष्ट्रीय मंदी आ जाती है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना को एक झटका लगता है, लेकिन एक 10वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें कोई अंतरराष्ट्रीय झटके नहीं थे, कोई युद्ध नहीं था, एक बेहतरीन योजना थी और एक बेहतरीन अचीवमेंट इस योजना के रहे थे। इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक अपना अलग महत्व रहेगा। MK लाइव रिफर कोड याद रखिएगा और शेयर करते चलिएगा, क्योंकि एक जगह पर आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग वीडियो के फॉर्म में समझाई इसलिए जा रही है ताकि आप पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे की बातचीत।